Hello everyone and welcome to Maths Poll. My name is Chetna Biswas and I hope you all are doing well. तो आज हम अपना पिछला लेक्चर ही कंटिन्यू कर रहे हैं। पहले पिछले लेक्चर में हमने एक प्री बोर्ड का यूपी बोर्ड का एक पेपर उठाया था मैथ्स का, जिसमें मैंने फर्स्ट 20 एमसीक्यू यानी बहुविकल्पी क्वेश्चन को कराए थे। उस वीडियो का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और जो क्लास 10 की सेपरेट प्लेलिस्ट है उसमें भी आपको मिल जाएगी वो वीडियो। आज उसी से आगे कर रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। फर्स्ट क्वेश्चन, पहले तो ये पढ़ो, किन्हीं 5 खंडों को हल करिए, यानी आप इसके किसी 5 को करेंगे। टोटल पार्ट कितने हैं? 1 2 3 4 5 6, इसमें से कोई भी 5 करो। तो बेस्ट 5 छांटना, जो टॉपिक आपको इजी लगता है वो टॉपिक के क्वेश्चन कर लो, लेकिन सही हो। जैसे ये 2 नंबर का हर पार्ट है इसमें, ठीक है। तो आप कोई भी 2 करोगे, टोटल ये 10 नंबर का बनेगा, ठीक है। तो मैं क्योंकि 6 के 6 कर रही हूं, लेकिन आप इसमें से कोई भी 5 करना। तो इसमें आपको बोला है संख्याएं 135 और 225 को एचसीएफ निकालना है, लेकिन यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम यानी यूक्लिड डिवीजन लेमा से ही आपको ये करना है। इसमें मेथड गिवन है। किसी क्वेश्चन में अगर कोई विधि या मेथड नहीं दिया होता है तो आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हो, लेकिन अगर आपको मेंशन कर दिया मेथड, तो वही मेथड आपको यूज करना पड़ेगा। ओके, तो 135 और 225 का एचसीएफ वैसे आपको पता है क्या होता है, निकालेंगे आप देखेंगे दोनों का जो कॉमन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो आएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आप पहले यूक्लिड डिवीजन लेमा समझ लो। अंदर अगर ए है, बाहर अगर बी है, इसको डिवाइड करते हैं, यहाँ क्वेश्चन आ गया और यहाँ रिमाइंडर, ठीक है। तो यानी आप लिख सकते हो ना, ए इज इक्वल टू बी क्यू प्लस आर, जहां ये जो आर है वो 0 और बी के बीच ही रहेगा, ठीक है। ये तो आपका सिंपल है ना, ये शेषफल होता है, बाकी आप देख लेना हिंदी वाले नाम इनके। अब आपको ये यूज करना है, तो पहले आप सीधा सीधा कर लो। 225 को जब आप 135 से डिवाइड करेंगे तो पहले 1 पे कटेगा ये 135, फिर कितना आंसर आया 90। अब जो ये वैल्यू है वो अंदर आ जाती है 135, ये भी 1 पे जाएगा 90, अंदर बचा 45। अब ये वैल्यू अंदर आ जाएगी 90, ये दूनी 90 करके 0, जब तक 0 नहीं आता, ठीक है। जो लास्ट नॉन जीरो रिमाइंडर शेष फल जो नॉन जीरो जो शून्य के बराबर नहीं है वो आपका HCF होता है, ठीक है। तो अब आप इसी फ्रैक्शन का, इसी डिवीजन का यूज करके देखो। पहले लिखोगे 225 को आप क्या लिखोगे, ये हो गया 135 गुणा 1 और फिर शेषफल कितना आया 90 जमा 90, ठीक है। इस तरह से आप लिखते हो, ये आता है आपका यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, ठीक। अब ये 135 यहाँ आ जाएगा और 90 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब आप इसको देखोगे तो गुणा 1 किया था और रिमाइंडर आपका क्या आया था 45, यानी शेषफल इधर। अब ये 90 यहाँ आ जाएगा और 45 यहाँ आ जाएगा, तो 45 गुणा 2 किया और शेषफल आया 0, ठीक। तो ये जो आपका होता है ना, ऐसे नीचे देखोगे तो ये सारे आपके शेषफल होते हैं। जो सबसे छोटा शेषफल नॉन जीरो बचेगा वही आपका एचसीएफ आता है। तो यहां से आपका उत्तर आ जाएगा 45। इतना करने पे आपको 2 नंबर मिल जाएंगे। अगर आप ये लिखोगे तो ये आपका फॉर्मूला है, आधा नंबर सीधा सीधा इसका बनता है। फिर आप ये एक एक स्टेप लिखते जाओगे ना तो आपको नंबर मिलेंगे। ये नहीं कि आप डायरेक्ट अपने फॉर्मूला से, जो आप फ्रैक्शन वाला करते हैं ना एलसीएम, वो फैक्टराइज या गुणनखंड करके उसमें जो जो कॉमन है उनको लिख के, आपको पता है आना तो 45 है ही, लेकिन उसको आपको इस विधि से करना है तो आपको इसके मार्क्स मिलेंगे। अब इसका बी देख लेते हैं, ख। इसमें बोला है प्रतिस्थापन विधि से हल बताना है। तो ये जो प्रतिस्थापन है ना, इसका मतलब क्या हो गया आपका सब्स्टिट्यूशन मेथड। 2 नंबर आ जाएंगे अगर आपने इसे कर लिया। तो ये मैंने इक्वेशन उतार लिया, तो किसी भी एक में से वैल्यू रख के दूसरे में पुट करना है, इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन या प्रतिस्थापन। तो आपने ये वाली इक्वेशन ले लिया, x की वैल्यू यहाँ से आ गई -12 प्लस 2y, वो आपको इसके ऊपर वाली इक्वेशन में रखना है। तो 2x का मान क्या हुआ, नीचे से आया -12 प्लस 2y प्लस 3y बराबर 11। ये कितना हुआ -24, ये हो गया प्लस 4y प्लस 3y बराबर 11। ये -24 उधर जाके प्लस 24 हो गया, तो 4 और 1 5, 2 और 1 3, ये 35 हो गया। और 4 और 3 7y इक्वल टू 35। तो 7 5 आपको y का मान मिल चुका है। इसमें रखने से आपका x का मान भी आ जाएगा, -12 प्लस 2 इंटू 5, 5 2 10 यानी -2।
तो x का मान आ चुका है -2, y का मान आ चुका है 5। तो लेकिन आपको इसी विधि से करना है, इसमें आप फिर वो ऐसे काटने वाला मेथड या ये सब नहीं यूज कर सकते। जिस क्वेश्चन में आपको मेथड का नाम बोल दिया, आपको यहाँ पे जैसे प्रतिस्थापन विधि बोला है, तो यानी इसी विधि से ही करना है, तभी 2 नंबर है, वरना आपको नंबर नहीं दिए जाएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं ग पार्ट। इसमें समीकरण, इसका बोला है मूलों का व्युत्क्रम का योगफल बताइए। देखो व्युत्क्रम क्या होता है, देखो पहले तो मूल समझ लो। मूल यानी रूट। अगर 2 डिग्री है यानी घात 2 है, तो रूट कितने होंगे, 2 रूट होंगे, यानी मूल आएंगे आपके पास 2। मान लो वो आ गए अल्फा और बीटा। आपसे पूछा है व्युत्क्रम, व्युत्क्रम यानी उनका रेसिप्रोकल का योगफल यानी एडिशन। आपको रूट्स के रेसिप्रोकल का एडिशन पूछा है, मूल का व्युत्क्रम का योगफल, ये वैल्यू आपसे पूछी है। ठीक है, तो इसको आप ऐड करोगे तो क्या होगा, अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा। ठीक है, अच्छा ये आपको जो गिवन है ना इस इक्वेशन का, या किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो द्विघात समीकरण होता है, उसका आपको फॉर्मूला पता होना चाहिए। ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0, और उसके 2 मूल अल्फा बीटा गिवन है, तो उनका जोड़ होता है माइनस बी बाई ए, और उनका गुणा होता है सी बाय ए। ठीक है, आपको क्या बोला है, 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा निकालो। एलसीएम जब इसका लेंगे तो अल्फा प्लस बीटा बाई अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा क्या होगा, माइनस बी बटे ए, और अल्फा इंटू बीटा क्या होगा, सी बटे ए से ए कट गया, ये हो गया माइनस बी बाई सी। ये आपका आंसर है। अब सीधा सीधा आप क्वेश्चन में देख के रख दो। इसमें आपको सारे मूल निकाल के फिर उनको व्युत्क्रम या रेसिप्रोकल करके जोड़ के करना हो तो वैसे कर लो, अदरवाइज आप सीधे सीधे यहाँ पे बी और सी की वैल्यू रख सकते हैं। ए है आपका 1, बी है -7 और सी है आपका 12। तो बी और सी की वैल्यू रख दो। तो 1 बाय अल्फा प्लस 1 बाय बीटा का मान हो गया माइनस ऑफ बी हो गया -7, सी हो गया 12, माइनस माइनस कट के आंसर आ गया 7/12। खत्म, ये आपका उत्तर आ गया। अगले क्वेश्चन में आपको ट्राइंगल एबीसी समद्विबाहु गिवन है। समद्विबाहु त्रिभुज का मतलब होता है आइसोसेलेस ट्राइंगल जिसकी 2 साइड्स बराबर होती हैं, और सी कोण आपको समकोण यानी 90 डिग्री का दिया है, मतलब राइट एंगल दिया है। तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है, ये हो गया ए बी, क्योंकि सी 90 है तो ये ए सी बी हो गया, तो यही दोनों साइड बराबर होंगी। हाइपोटेन्यूज जो होता है वो सबसे, यानी कर्ण जो होता है वो सबसे लंबी होती है, वो किसी 2 के बराबर नहीं हो सकती। तो ये 2 साइड आपस में बराबर, ये 90 दिया हुआ है। आपको सिद्ध करना है कि ए बी स्क्वायर बराबर ए सी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें देखो 90 का कोण बन रहा है, तो आप इसमें पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हो। पाइथागोरस लगाओगे तो ये बन जाएगा ए सी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर ए बी स्क्वायर। लेकिन क्योंकि ये ट्राइंगल इक्विलेट आइसोसेलेस ट्राइंगल है, मतलब समद्विबाहु, गिवन क्या है, AC बराबर BC, तो आप इस BC की जगह भी AC रख दो, तो आपको क्या मिलेगा, AC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर बराबर AB स्क्वायर। और ये दोनों है सेम, तो ये 2 बार AC स्क्वायर आ जाएगा AB स्क्वायर। यही तो आपको लाना है, हेंस प्रूव्ड, कर दिया सिद्ध। इतना छोटा सा क्वेश्चन आपको 2 मार्क में गिवन है। अगला प्रश्न, इस प्रश्न में देखो फिर ये सब 15 75 15 75 दो थीटा में आपको रिलेशन जोड़ना है। तो देखो ये 75 और 15 को जोड़ने से कितना आ रहा है, 90, और यहाँ भी 15 और 75 को जोड़ने से कितना आ रहा है, 90। तो आप इन दोनों को आपस में रिलेट करने की कोशिश करोगे। पहला पार्ट यहाँ पे cos 15 प्लस cos 75 है, 75 को आप लिख सकते हो 90 माइनस 15, तो आपने यहाँ पे लिख दिया cos 90 माइनस 15, नीचे साइन 15 है, और यहाँ पे क्या बचेगा, प्लस साइन, इस 75 को भी आप लिख दो 90 माइनस 15, और आपको फॉर्मूला पता है साइन 90 माइनस थीटा हो जाता है कॉस थीटा, और कॉस 90 माइनस थीटा हो जाता है साइन थीटा। ये दोनों फॉर्मूले इन दोनों पे लगा देंगे। तो ऊपर देखो 15 वाले तो एज इट इज कॉस 15 और नीचे साइन 15, ये तो सेम है। अब ये कॉस 90 माइनस थीटा दे देगा आपको साइन थीटा, और साइन 90 माइनस थीटा आपको दे देगा कॉस थीटा। अब ऊपर नीचे एक ही तो गिनती है, ये दोनों कट के क्या वैल्यू आ जाएगी, 1। तो इसका उत्तर 1, यही तो आपको सिद्ध करना था, हेंस प्रूव्ड। इजी है, लेकिन फॉर्मूला लिखोगे तो ही आपको पूरे मार्क मिलेंगे, वरना आधा नंबर फॉर्मूले का कटता है। ठीक, अब आगे अगला पार्ट जिसमें 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या का वृत्त खींचिए
और P बिंदु आपका वृत्त पर है। देखो ये आपका कंस्ट्रक्शन का काम है, लेकिन इसको आपके पूरे मार्क तब मिलते हैं जब आप हर स्टेप लिखोगे। तो फर्स्ट स्टेप में आप लिखोगे 3 सेंटीमीटर का एक वृत्त बनाएं, या इसको लिखोगे कंस्ट्रक्ट अ सर्कल ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। सेकंड में उस पर P पॉइंट, तो सेंटर O हो गया, तो या तो आप इसको लिखो केंद्र O और P बिंदु बनाएं, ऐसा बना दिया। और यहाँ पे थर्ड स्टेप में आप लिखोगे P को O से मिलाएं, यानी जॉइन OP, ये लिख दिया। इतना लिखने के बाद आपको इस P पर एक क्या बनाना है, स्पर्श रेखा यानी टेंजेंट आपको ड्रॉ करना है। तो आपको इतना पता है, कोई भी आप लाइन नहीं खींच सकते, ये जो टेंजेंट होता है वो 90 का कोण बनाना चाहिए आपके इस त्रिज्या पर। तो सिंपल 90 का एंगल बनाना सबको आता है, आपको 90 का एंगल बनाना है। तो आप क्या करो, यहां से सर्कल लोगे, उसी से यहाँ पे और यहाँ पे 2 आर्क बनाओगे, इन दोनों का मध्य ढूंढोगे ऐसे। अब इस पॉइंट को उससे मिलाओगे और इस लाइन को आगे बढ़ा दोगे, तो ये आपका 90 का कोण, और यही आपकी वो स्पर्श रेखा या टेंजेंट है जो पूछी गई है। खत्म बात। तो ये आपको पूरा लिखना पड़ेगा। तो ये आपका च पार्ट हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन 2, किन्हीं 3 खंडों को हल कीजिए। तो ये एक्चुअली यहाँ पर घ पार्ट भी है जो आपको नेक्स्ट पिक्चर में दिखाई देगा। तो आपको उन 4 में से कोई 3 करने हैं, ठीक है। तो अपने कंफर्ट के हिसाब से जो आपका टॉपिक ज्यादा स्ट्रांग हो वही क्वेश्चन उठाना है, ऐसा नहीं है कि आपने सारे कर दिए, ये टाइम वेस्ट होता है। मैं लेकिन सारे पार्ट कर रही हूँ ताकि आपको सब समझ में आए हर टॉपिक का क्वेश्चन। देखो, एक ठोस अर्धगोले पर खड़े एक शंकु का आकार का मतलब एक ठोस क्या है, उसमें नीचे एक अर्धगोला है, ऊपर एक शंकु है, यानी हेमिस्फीयर के ऊपर कोन रख दिया है और उसका बेस जिसका आधार सेम है, और वो क्या है 3 सेंटीमीटर की त्रिज्या, यानी रेडियस आपको 3 सेंटीमीटर दी हुई है। तथा शंकु की ऊंचाई यानी ये हाइट, कोन की आपको हाइट 4 सेंटीमीटर दी है। तो ठोस का आपको संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है। तो देखो इसमें ये वाला तो पार्ट कंसिडर नहीं किया जाएगा। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वो होता है जिसको आप हाथ लगा के छू सकते हो, यानी इसका ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और इसका भी वक्र आएगा, ढक्कन नहीं जोड़े जाएंगे। तो आपका सीधा सीधा फॉर्मूला, अगर मान लो आपकी जो त्रिज्या वो r है और कोण की ऊंचाई h है, तो इससे आप सीधा फॉर्मूला बना सकते हो। आपको इसका सिर्फ लेना है क्या, ये चीज l हो गई, ये वाली साइड स्लैंट हाइट, तो ये आ जाएगा पाई आर एल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल शंकु का जमा अर्ध गोले का आपको क्या लेना है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, बस ये आपका फॉर्मूला हो गया। आप सीधा सीधा वैल्यू रख लो, लेकिन एल आपको नहीं पता है। एल क्या होता है, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यहां से आप एच निकाल लो, एल हो जाएगा एच का स्क्वायर यानी 4 स्क्वायर जमा 3 स्क्वायर, ये आता है 5 स्क्वायर, यानी एल आ गया आपका 5 सेंटीमीटर। अब एल 5 सेंटीमीटर आ गया है, वो रख दो। तो पाई आर, आर आपका 3 है, एल आपका 5 प्लस 2 पाई आर आपका कितना है 3 स्क्वायर। बस ये आपका आंसर आ गया। इसको जोड़ो, पाई कॉमन ले लिया और 3 कॉमन ले लिया, तो इसकी वैल्यू क्या आई, ऊपर से पाई कॉमन 3 कॉमन, अंदर क्या बचा 5 जमा 3 2 जा 6, 3 2 जा 6, तो 6 5 11 इंटू 3 33 पाई, और क्योंकि आपका ये क्या पूछा है क्षेत्रफल पूछा है तो सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया। बस इतना ही करना था, लेकिन फॉर्मूला जरूर लिखना है क्योंकि फॉर्मूला के मार्क्स होते हैं, तो आपका 4 नंबर आ जाएंगे। ख क्वेश्चन में आपको क्या बोला है, आपको आंकड़ा दिया है, आपको उसका माध्यिका निकालना है। माध्यिका यानी मीडियन निकालना है। एक बार पीछे हमने मीडियन निकाला था, उसमें रैंडम पड़ा था और आपको उसको बीच वाली संख्या ले ली थी। इसमें थोड़ा सा अंतर है क्योंकि आपको एक रेंज भी गिवन है। तो आप पहले टेबल बना लेंगे। अब आपको फॉर्मूला सीधा सीधा मीडियन का याद होगा या याद होना चाहिए, मीन मोड मीडियन तीनों का याद होना चाहिए। तो जो मीडियन का फॉर्मूला होता है वो एल प्लस एन बाय 2 माइनस सी एफ बाय एफ इंटू एच होता है। ठीक है, जहां पे एक एक चीज हम निकालेंगे। पहले तो एच देखो, एच होता है ये दूरी कितनी आ रही है, सब में ये दूरी 5 है, एच आपको 5 गिवन है। अब आप क्या करोगे ना, आप एक एक अंक जोड़ोगे, जो यहाँ पे वैल्यू लिखोगे ना, यहाँ 9 एज इट इज, फिर 9 और 10 19, अब फिर 19 और 6 25,
फिर 25 और 20 45, फिर 45 और 15 60, फिर 60 और 7 67, 67 और 7 67 और 8 75 और 75 और 5 80। तो ये जो टोटल आएगा वो एक्चुअली इस पूरी संख्या का टोटल है, यही आपका n होता है। तो जो n आया वो आ गया 80, तो n/2 आ गया 40। अब नेक्स्ट चीज आपको क्या करनी है, ये n/2 40 यहाँ पे देखो किसके बीच में लाई कर रहा है, यहाँ लाई कर रहा है 40, तो उससे बड़ी वाली संख्या वाले आप इसको हाईलाइट करोगे। ठीक है, इस पूरे कॉलम को, इस पूरे रो को आपने हाईलाइट किया। इसमें जो रेंज है वो क्या है, 15 से 20। उसका जो छोटा वाला पार्ट होता है लोअर लिमिट, वो एल होती है, तो एल आ गया आपका 15। इसका जो ये वैल्यू मिलेगी ये हो जाता है आपका एफ 20। और जो आपने कॉलम, जो आपने रो चुना उसका ऊपर वाला यानी कम वैल्यू, ये आपका होता है सी एफ। अब आप ये सारी वैल्यू इस फॉर्मूले में लिख लो, आपका आंसर आ जाएगा एल प्लस n/2 माइनस सी एफ बटे एफ इंटू एच। तो L का मान आपको गिवन है कितना, 15, प्लस n/2 आपका भी आपने निकाल लिया 40, माइनस CF आपने क्या लिया है 25, बटे F आपका क्या है 20, गुणा H आपका क्या है 5। ये आपका आंसर हो गया। तो यही आपका आंसर है, इसको जोड़ लो, इसको, ये आपका आंसर आ जाएगा। मेन क्या आपको ये फॉर्मूला जरूर लिखना है, ऐसे जरूर टेबल बनानी है, तो आपको इसके नंबर 4 के 4 पूरे मिल जाएंगे। तीसरा प्रश्न देख लीजिए, ये आपका पहला जो चैप्टर है उसमें से आया है। तो √5 जमा √3 को आपको अपरिमेय संख्या यानी इरेशनल नंबर बताना है। तो रेशनल नंबर वो होता है जो p/q में लिख देते हैं, जिसमें q 0 नहीं हो सकता और ये दोनों आपस में अभाज्य होती हैं। ठीक है, तो मैं मान लेती हूँ कि ये अभाज्य है। इसको करने के कई तरीके हैं, या तो आप ये दिखा दो कि ये दोनों अपरिमेय है तो उनका जोड़ भी अपरिमेय होता है, या फिर आप इनको एक साथ दिखा दो। ठीक है, तो मैं इसको एक साथ दिखाऊंगी। तो पहले देखो, क्योंकि आपको प्रूफ करना है कि ये अपरिमेय है, आप मान लो कि ये परिमेय है, इसका मतलब √5 जमा √3 कुछ a/b होगा, जिसमें ये दोनों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है, कोई भी कॉमन भाज्य नहीं है, भाजक नहीं है, सिर्फ एक है। ठीक है, इस एक के अलावा कोई भी इन दोनों को डिवाइड नहीं करता, ये हमने माना। अब आप एक √5 को इधर भेज दो, ये बचेगा √3 बराबर a माइनस बी माइनस √5। अब इन दोनों को आप वर्ग कर दो दोनों तरफ, यानी स्क्वायर। इधर आएगा 3, इधर आएगा a/b स्क्वायर जमा 5 माइनस 2 √5 a/b। अब ये सब कुछ एक तरफ और ये वाला पार्ट सिर्फ रूट वाला एक तरफ रख लेंगे, तो आपको मिलेगा क्या, 2 √5 a/b बराबर a/b स्क्वायर जमा 5 माइनस 3। अब इसको पूरे को भी आप सिर्फ √5 एक तरफ छोड़ो, बाकी ये 2a नीचे आ गया और b इधर। तो √5 ये तो देखो आपको ये पूरा पार्ट, तो क्योंकि ये आपका क्या है परिमेय, ये पूरा तो आपका रेशनल आ गया, रेशनल यानी परिमेय नंबर आ गया। लेकिन लेफ्ट में आपका क्योंकि √5 है ये अपरिमेय होता है, तो ये गलत हो गया ना, हेंस अ कॉन्ट्राडिक्शन, मतलब आपको कॉन्ट्राडिक्शन मिल गई, गलत हो गया। आप मान के चले थे ये है, लेकिन एक साइड आपका रेशनल एक साइड आपके रेशनल, ऐसा तो होता नहीं है। इसका मतलब जो माना वो गलत, इसका मतलब ये रेशनल नहीं है, परिमेय नहीं है, तो अपरिमेय, ऐसे कर दोगे। लेकिन अगर आपसे ये पूछ लें कि फिर √5 कैसे हो गया अपरिमेय, तो आप सीधा सीधा देखो 4 नंबर में तो आप इतना लिख के छोड़ सकते हो, आपको नंबर मिल जाएंगे। लेकिन अगर यही 8 नंबर में पूछा होता या भाई 6 नंबर में होता, तो आप उस केस में जो यहाँ पे यूज कर रहे हो ना कि हम जानते हैं कि √5 इरेशनल है, इसको भी सिद्ध कर दो। तो आप इसी तरह जैसे मैंने √5 को अपरिमेय बोला, आप √3 को भी अपरिमेय बोल सकते हो। इससे आप ये सिद्ध कर दोगे दोनों अपरिमेय, तो उनका जोड़ भी अपरिमेय, या फिर जो मैंने पहले किया उस तरीके से भी इस क्वेश्चन को हल किया जा सकता है। ठीक है, अब आ गया इसका घ पार्ट, चक्रीय क्वाड्रिलेटरल यानी एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन है आपको, उनके चारों अंत के कोण का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपको सर्कल है, उसके अंदर आपको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल दिया हुआ है। इनके जो कोण है वो है -7x + 5, 4y + 20, -4x और 3y - 5। अब इसमें आपको सिर्फ एक पॉइंट ध्यान रखना होता है कि आमने सामने वाले कोणों का जोड़ 180 होता है एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में। साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वो होता है जो क्वाड्रिलेटरल यानी 4 साइड्स, 4 भुजा, और जिनके चारों जो एंड्स होंगे ना, वर्टेक्स होंगे, वो सर्कल को टच करने चाहिए, वृत्त को छूने चाहिए। तो ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल, और इसकी खास बात होती है कि आमने सामने वाले एंगल का जोड़ 180
180 होता है। इन दोनों का जोड़ 180, इन दोनों का जोड़ 180, दो इक्वेशन मिल जाएगी, सॉल्व करके x और y मिल जाएंगे। ये तो देखो जल्दी से इक्वेशन क्या बनेगी आमने सामने वाले। पहले -7x + 5 जमा 3y - 5, ये 180 आया। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको मिल गया -7x + 3y = 180। एक इक्वेशन ये। अब आमने सामने वाली दूसरी इक्वेशन 4y + 20 जमा -4x, ये भी 180। ये 20 इधर से यहाँ -20 हो गया, तो 4y - 4x = 160। ये दूसरा इक्वेशन आ गया। अब बस इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करने से आपका आंसर आ जाएगा। या तो आप इसमें से y का मान इसमें रख दीजिए या x का मान उसमें रख दीजिए। सब्स्टिट्यूशन मेथड से आप इस क्वेश्चन को अब इजीली कर सकते हो। ट्रिक सिर्फ इतनी थी कि ये दोनों इक्वेशन एक बार आ जाए। अब तो इसको हल करना आसान ही है। यहाँ तक आपका क्वेश्चन 2 हो गया। अब आता है क्वेश्चन 3। फिर से बोला कि इन्हीं 3 खंडों को हल करिए। 4 पार्ट हैं, आप उसमें से कोई भी 3 हल कर सकते हैं, ठीक है। ये नहीं कि चारों करेंगे, लेकिन जो आपको इजी लगे आपको वही पार्ट करना है। पहला पार्ट देख लेते हैं। ये क्वेश्चन जो बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है, मोस्टली देखने को मिल जाता है, इसको जरूर करके जाएं। इसको आप किसी भी और तरीके से करोगे ना तो ये कभी हल नहीं होगा। इसका सिर्फ एक तरीका है कि आपको इस 1/x को लेफ्ट हैंड साइड ले जाना होगा। तो यहाँ बचा 1/a + b + x -1/x = 1/a + 1/b। अगर इतना करना आपको याद रख गया तो आप आसानी से इसको कर पाओगे। इधर आपने ले लिया एलसीएम। अब एलसीएम लेने के बाद x से x कट गया, ऊपर आपने माइनस कॉमन लिया तो a + b आया। यहाँ आ गया x × a + b + x, यहाँ भी a + b, नीचे ab। अब a + b से a + b कट गया। अब दोनों साइड क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ आ गया -ab, यहाँ आ गया x × a + b + x। सब कुछ एक तरफ ले जाएं तो ये -ab हमने राइट साइड ले लिया। क्या बचा देखो, पहले ax फिर bx + x² + ab = 0 आ गया। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करिए, x²। अब आप क्या करोगे, +ax + bx + ab = 0। इसमें से x कॉमन लो, x + a। इसमें से b कॉमन लो, x + a, 0। अब x + a कॉमन लिया तो x + a बचा क्या, x + b = 0। या तो ये 0 या ये 0। अगर पहले वाला 0 तो x का मान माइनस है, अगर दूसरे वाला 0 तो x का मान -b। यही आपको निकालना था और इतने के आपको मिल जाएंगे 4 नंबर। ओके, तो पार्ट देखते हैं इसका। सिद्ध कीजिए कि किसी समकोण त्रिभुज ये रहा के कर्ण का वर्ग, इसका स्क्वायर दोनों का बची हुई भुजाओं का स्क्वायर का जोड़ होता है। ये तो आपकी पाइथागोरस थ्योरम आपको प्रूव करनी है। ये आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट का प्रूफ आपको किसी भी बुक में, आपकी बुक में भी होगा, तो ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जरूर करके जाएं। हमने क्या किया, बी से एसी पर एक लंब यानी परपेंडिकुलर डाल दिया। अब एक बार इस ट्राइंगल को बड़े वाले से हम सिमिलर दिखाएंगे, एक बार छोटे वाले इस ट्राइंगल को बड़े वाले ट्राइंगल से सिमिलर दिखाएंगे। बस इतना करने के बाद आपको सीधा सीधा आउटपुट मिल जाएगा। तो जो छोटा वाला ट्राइंगल मान लो आपने ले लिया, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल ABC, ट्राइंगल ACB, ये दोनों ट्राइंगल ले लिए। देखो ए दोनों में कॉमन है, एंगल ए बराबर एंगल ए, और एंगल ADB बराबर एंगल ABC है। दो एंगल बराबर होते ही हम AA से ये बोल सकते हैं कि ट्राइंगल ABD सिमिलर टू ट्राइंगल ACB हो गया। सिमिलर होते ही मैं ये बोल सकती हूँ भुजाएं अनुपात में है, तो वो क्या मिलेगा हमें मिल गया AB। देखो इस 90 के सामने क्या है, AB है, तो इस 90 के सामने आपका हो जाएगा AC। दूसरा A के सामने क्या है, BD, और फिर बड़े वाले ट्राइंगल में A के सामने क्या है, BC बराबर। अब देखो AB BD BC, ये हो गया AB, ये आपको मिल गया। ठीक है, इसमें से सिर्फ स्क्वायर वाली चीजें हमें उठानी है। तो सिर्फ अगर मैं पहले को तीसरे से ले लूंगी तो ये आपको मिल जाएगा AB² बराबर AC × AD। यही सेम चीज इस बार दूसरे ट्राइंगल के साथ करना है। इसमें हमने पहला और तीसरा इसलिए लिया क्योंकि मुझे गुणा करने के बाद किसी एक भुजा का स्क्वायर मिलना चाहिए, इसलिए दोबारा यही चीज रिपीट करेंगे। ये हो गया ABCD। इस बार ये वाला ट्राइंगल, छोटा ट्राइंगल यानी ट्राइंगल सी, एक में BDC और एक में ABC, ये दोनों आपको ट्राइंगल सिमिलर दिखाने हैं। कैसे, पहले तो एंगल B दोनों में कॉमन हो गया, एंगल C दोनों में कॉमन हो गया, ठीक है, क्योंकि कॉमन है दोनों में आ रहा है। दूसरा आप एंगल B
डी सी लो, चाहे एंगल ए बी सी लो, ये दोनों ही 90 है तो बराबर। फिर से ए से आप बोल दोगे कि ये सिमिलर है तो फिर अनुपात बराबर आ जाएगा। इस बार अनुपात क्या आएगा, देखो सी के सामने छोटे वाले ट्राइंगल में बी डी है, बड़े वाले ट्राइंगल में ए बी है। दूसरा 90 के सामने छोटे वाले ट्राइंगल में बी सी है, बड़े वाले ट्राइंगल में 90 के सामने ए सी है। साइड कौन सी बच गई, बी डी, बी सी में सी डी और ए बी ए सी में बी सी। अब फिर से हमें वो दो उठाने हैं जिनको हम गुणा करके किसी का स्क्वायर आए, तो ये दो उठाने पड़ेंगे, पहले और दूसरे को। इससे आपका बी सी स्क्वायर आ जाएगा। अब देखो यहां से आपको मिलेगा बी सी स्क्वायर किसके बराबर, ए सी इंटू सी डी। अब इन दोनों को आपको जोड़ देना है क्योंकि आपको दिखाना क्या था, इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर तीसरी साइड के स्क्वायर के बराबर, तो आप इन दोनों के स्क्वायर को ऐड करोगे। बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर से आपको क्या मिलेगा, देखो बी सी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए सी इंटू सी डी, और ए बी स्क्वायर की वैल्यू क्या है, ए सी इंटू ए डी। अब इन दोनों में से ए सी को कॉमन ले लेंगे, ए सी कॉमन लेते ही अंदर बचेगा सी डी प्लस ए डी। और देखो सी डी प्लस ए डी क्या होता है, ए सी, तो ये भी पूरा ए सी हो गया, तो ए सी गुणा ए सी आपको मिल जाएगा ए सी स्क्वायर। तो आपने प्रूव कर दिया बी सी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर, ए बी सी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर ए सी स्क्वायर, पर यही तो दिखाना था कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर ए सी स्क्वायर के बराबर होता है। तो ये मैंने आपको सिंपली पाइथागोरस थ्योरम प्रूफ करके दिखाया है, और इसका प्रूफ हमेशा आना चाहिए क्योंकि बहुत ज्यादा जरूरी थ्योरम है ये। अब ग पार्ट आता है जिसमें आपको तीन बिंदु गिवन है, बोला है कि ये समरेख हैं, समरेख यानी एक ही रेखा पे आते हैं। एक मान लो एक्स वाई, एक मान लो 1 2 और एक मान लो 7 0। आपको ये दिया हुआ है ऑलरेडी, आपको ये सिद्ध करना है, ठीक है। एक छोटी सी चीज, आपको अगर 3 पॉइंट अगर समरेखिक नहीं दी होंगी तो कोई ना कोई क्षेत्रफल तो आएगा, लेकिन अगर ये तीनों एक ही लाइन में आएंगी तो कोई ट्राइंगल नहीं बन पाएगा, तो इनका क्षेत्रफल क्या होगा, 0। तो आप सीधा सीधा क्षेत्रफल निकाल दो और उसको 0 के बराबर रख दो, आपका ये इक्वेशन आ जाएगा। क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है, अगर ये x1 y1 है, ये x2 y2 है और ये x3 y3, आपको सीधा सीधा फॉर्मूला याद होना चाहिए, 1/2 x1 गुणा समथिंग x2 गुणा समथिंग जमा x3 गुणा समथिंग। यहाँ पे होता है y, देखो मैं याद करने का तरीका भी बता रही हूँ, 23 31 12, बस ये याद रखा। ये वैल्यू जो भी आएगी फाइनली, इसको आप क्षेत्रफल बोलोगे। तो यहाँ पे इसको मान लो x1 y1, ये हो गया x2 y2 और ये हो गया x3 y3। वैल्यू रख दो, अब पहले 1/2। अब x1 क्या है, x1 x है गुणा समथिंग, x2 1 है गुणा समथिंग, x3 7 है गुणा समथिंग। ये चीज आपको 0 के बराबर लिखनी होगी क्योंकि क्षेत्रफल तो 0 आएगा, अगर समरेखी ऑलरेडी दिया है ना, इसीलिए, ठीक है। अब आपका क्या है, y2 माइनस y3, y2 क्या है, y2 है 2 माइनस y3 क्या है 0। फिर अगला क्या है, y3 माइनस y1, y3 है 0 माइनस y1 है y, ठीक है, प्लस 7। अब क्या है, y1 माइनस y2, y1 है y माइनस y2, y2 क्या है 2, ये आपका आ गया। इसको आपको अब सिंप्लीफाई करना है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, 1/2 अंदर आया 2x माइनस वाई प्लस 7y माइनस 7 2 जा 14 बराबर 0। अब ये 1/2 एज इट इज है, यहाँ 2x है, साथ में से एक गया माइनस 6y माइनस 14 0। अब ये देखो दो कॉमन लेंगे अगर ऊपर से, तो यहाँ बचेगा 1, यहाँ बचेगा 3, ये प्लस का आएगा, यहाँ बचेगा 3 और यहाँ बचेगा 7। मैंने दो कॉमन ले लिया, 2 से 2 कट गया, यहाँ बचा x प्लस 3y, ये -7 उधर आके +7, लेकिन यही तो सिद्ध करना था, हेंस प्रूव। तो बेसिकली आपको फॉर्मूला याद होना चाहिए कि अगर 3 पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट आपके पास हैं तो आप उसका क्षेत्रफल निकालोगे, और अगर वो एक ही रेखा पे आ रहे हैं तो क्षेत्रफल 0 होगा। उससे आ गया ये। अब इसका घ पार्ट देख लेते हैं, जिसमें आपको tan a प्लस बी गिवन है, tan a माइनस बी गिवन है, और ये गिवन है कि a प्लस बी आपका 90 के बीच में है, तो a माइनस बी भी 90 के बीच में ही होगा क्योंकि दिया हुआ है a b से बड़ा है, ठीक है। तो आपको क्या बोला है, a और b का मान ज्ञात कीजिए, a और b निकालना है, tan a प्लस बी √3 tan a माइनस बी
1/√3। अच्छा, और ये दोनों ही 90, 0 से 90 के बीच में है, तो कौन सा कोण होता है? टेबल याद होगी आपको। इससे आपका √3 आता है tan 60 डिग्री पे, और 1/√3 आता है tan 30 डिग्री पे। तो अब आपको इससे देखो, आपको सीधा सीधा कंपेयर करने से a प्लस बी का मान मिलेगा 60 डिग्री, और a माइनस बी की वैल्यू मिल जाएगी 30 डिग्री। अब आप इसको जोड़ो, ये कट गया, 2a की वैल्यू क्या आ गई? 90। इससे आपको a मिल गया 45 डिग्री। a आप किसी भी एक में रख दो। a माइनस बी आपका अगर 30 डिग्री है, तो a माइनस 30 आपका b आ जाएगा। 45 माइनस 30 आपका 15 वैल्यू आ गई b। तो b आपका 15 डिग्री, a आपका 45 डिग्री। आ गया आउटपुट। इसी तरह से आपको एक क्वेश्चन करेंगे तो आपको 4 नंबर मिल जाएंगे, लेकिन फॉर्मूला लिखना बहुत जरूरी है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन 4 पे। कोई एक खंड हल कीजिए, इसमें से कोई एक ही क्वेश्चन करना है, कोई एक ही पार्ट करना है। तो जो आपका टॉपिक आपको ज्यादा अच्छे से आता हो उस टॉपिक को लेके सॉल्व करेंगे। मैं यहाँ पे दोनों कर रही हूँ। तो मैं इसका क पार्ट कर रही हूँ। इसमें एक 7 मीटर का क्या गिवन है? भवन, और दूसरा एक केबल टावर है, ठीक है। उसके शिखर पे कोण आपका क्या बनेगा? उन्नयन कोण आपका बन जाएगा 60, और वहीं उसके पाद पर यानी नीचे बेस पर आप देखेंगे तो आपका ये कोण बनेगा 45। ये आपको ऑलरेडी दिया हुआ है। तो अब देखो, आपसे क्या पूछा है? आपसे पूछा है टावर की ऊंचाई, यानी आपको पूरी ऊंचाई निकालनी है। लेकिन अगर ये 7 तो ये भी 7 मीटर तो होगा। तो ये तो 7 मीटर है, इसको आप x मान लो, इसको आप h मान लो। तो आपसे x प्लस 7 पूछा है कितना होगा, तो x निकालना है। तो ये दो ट्राइंगल बन रहे हैं, ये दो ट्राइंगल का यूज करके आपको उत्तर लाना होगा। पहले नीचे वाले ट्राइंगल को देख लेते हैं। और इस ट्राइंगल को, ये ट्राइंगल ऐसे बन रहा है, ठीक है, जिसमें ये कोण 45 है, ये 7, तो इसके सामने वाला तो लंब हो गया, यानी परपेंडिकुलर। जो बच गया h वो उसका बेस हो गया, यानी आधार। तो p/b तो tan होता है ना, यानी यहाँ पे tan 45 डिग्री का यूज करेंगे। कोण के सामने वाला जो भुजा होती है वो लंब हो जाता है, यानी वो 7 है, डिवाइड बाय बेस आधार, यहाँ पे h हो गया। और ये tan 45 1 होता है, तो यानी आपको इसको सॉल्व करेंगे, h का मान 1 मीटर मिल गया। तो h मिल चुका। अब ऊपर वाले ट्राइंगल को देखें। ऊपर वाले ट्राइंगल में यहाँ 60 है, और अभी आपने h निकाला 1। यहाँ आपको x का मान मिलना चाहिए। tan 60 डिग्री यूज करेंगे तो कोण के सामने वाला जो हो गया वो हो गया लंब, वो यानी x बाय आधार यानी 1। tan 60 होता है √3, तो √3। x का मान आ चुका है √3, ठीक है। अब आपसे क्या पूछा है? x प्लस 7, x वैल्यू रख दो। तो ये आपका 7 जमा √3, ये आपका आंसर हो जाएगा टावर की ऊंचाई। इतना ज्ञात करते ही आपको 8 नंबर मिलेंगे, लेकिन आपको फॉर्मूला जरूर लिखना है, ठीक है, तभी आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। एक ठोस बेलन का आकार, तो ये हो गया ठोस बेलन, और उसके दोनों सिरों पर अर्धगोले यानी एक एक हेमिस्फीयर सिलेंडर के ऊपर रख दिया है, ठीक है। कुल ऊंचाई 19 सेंटीमीटर हो गई, ये पूरी ऊंचाई 19 सेंटीमीटर हो गई। और बेलन का आधार यानी जो सिलेंडर है उसका जो बेस है उसका व्यास गिवन है 7। व्यास होता है यानी डायमीटर। तो अगर मैं मानूं कि r हमारा रेडियस यानी त्रिज्या है, h हमारे बेलन की ऊंचाई है। आपसे पूछा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन बता दो। अब अगर ये बेस है, इसका व्यास अगर 2r है, तो त्रिज्या कितनी हो गई? r। और बेस आपको ऑलरेडी गिवन है कि आपका जो व्यास है यानी व्यास 2r हो गया, वो आपको 7 गिवन है, तो त्रिज्या कितनी हो गई? 3.5। तो ये त्रिज्या हो गई आपकी, यहां से लेके त्रिज्या की दूरी 3.5। ऐसे ही नीचे त्रिज्या की दूरी 3.5। तो जो बच जाएगा वो आपका बेलन की हाइट हो जाएगी, यानी सिलेंडर की हाइट वो कितनी आई? 19 को आप लिखोगे 3.5 प्लस h प्लस 3.5, तो 12 मीटर आपकी बेलन की ऊंचाई हो गई है। यानी सिलेंडर की हाइट आपके पास है, आर आपके पास है। आपको पूछा है वॉल्यूम क्या होगा, ये पूरे का वॉल्यूम पूछा है, और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी पूरा, तो पूरा पृष्ठीय क्षेत्रफल। पहले आयतन देख लेते हैं। वॉल्यूम यानी दोनों तीनों चीजों को ऐड किया जाएगा। पहले ऊपर वाला जो आधा गोला है, वॉल्यूम क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब। आर आपको ऑलरेडी गिवन है 3.5 क्यूब, लेकिन ये जो होता है ये पूरे गोले का है। इसको बाई 2 करूंगी तो आधा गोला, और ये है कितनी बार? 2 बार है, तो गुणा 2 करूंगी तो ऊपर और नीचे वाले गोले आ गए। जमा बेलन का निकालना है, तो बेलन यानी सिलेंडर का क्या होता है? सिलेंडर का आयतन क्या हो जाएगा? पाई आर स्क्वायर एच। आर आपको पता है 3.5, स्क्वायर एच होता है 12।
ये आपका आयतन आ जाएगा इसको सॉल्व करने से। लेकिन इतना लिखने से और फॉर्मूला लिखने से आपको नंबर मिलेंगे, कुछ नहीं आता है तो फॉर्मूला के तो मार्क्स आपको मिल ही गए। अब दोबारा करेंगे, लेकिन इस बार संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फिर से आपने सिलेंडर बनाया, दोनों साइड हेमिस्फीयर ऐड किया। पिछली कैलकुलेशन से हमें मिला ये 3.5 है, ये 12 है और ये 3.5 है। ठीक है, तो आपको त्रिज्या पता है। आपको इस बार संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बोला, तो देखो सिर्फ वो हिस्सा जो जो आप छू सकते हैं, ये और ये नहीं जुड़ेगा। ऊपर वाला ये और ये जोड़ेंगे और सिर्फ पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आपका बेलन का ऐड होगा। ठीक है, तो पहले इस पोर्शन का, ऊपर वाले का क्या होगा, 4 पाई आर स्क्वायर, पूरे गोले का होता है, इसको बाय 2 करेंगे तो 1 का आ गया। लेकिन ऐसे 2 बार है तो गुणा 2 किया तो नीचे वाले का भी आ गया, जमा सिर्फ इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का हो जाएगा 2 पाई आर एच। इसमें आप वैल्यू रखो, आर का मान 3.5 हो गया, एच आपको पता है 12, रखते ही इसको सॉल्व करते ही आपका उत्तर आ जाएगा। फॉर्मूला लिखने से आपको मार्क्स मिल जाएंगे, कुछ मार्क्स तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो ये आपका अगला क्वेश्चन हो गया। इसमें भी बोला है कोई एक खंड हल करिए, तो कोई भी एक क्वेश्चन जिसका आप पढ़ के गए हो वो कर सकते हैं। मैं दोनों करूंगी, लेकिन आपको कोई एक ही करना है। पहले क्वेश्चन में आपको देखो एक्साइज गिवन है और एफ गिवन है। ठीक है, एक्स और एफ। एक्स क्या है, 0, 1, 2, 3, 4, 5। 0 पे वैल्यू 46, 1 पे F1, 2 पर F2, 3 पर 25, 4 पर 10 और लास्ट में 5। ये आपको ऑलरेडी गिवन है। जबकि बारंबारताओं का योग 200 है, यानी इस पूरों का जो योग है वो आपको 200 गिवन है। एक चीज ये दिया है और दूसरा माध्य गिवन है। माध्य यानी मीन आपको गिवन है 1.46। तो इन सबको जोड़, अगर 200 गिवन है तो पहले तो वही लिख लेंगे। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ये हो गया F1 प्लस F2 प्लस 86 आ गया 200। F1 प्लस F2 हो जाएगा 114। एक इक्वेशन ये हो गई, यानी एक समीकरण ये। दूसरा जो आपको मीन दिया है, तो मीन का फॉर्मूला होता है समेशन एक्स आई एफ आई बाय समेशन एफ आई। ये वैल्यू मीन होती है। तो एक्स आई एफ आई निकालो तो गुणा करना है, तो 0 इंटू 46 0, 1 इंटू F1 F1, 2 इंटू F2 2F2, फिर 3 इंटू 25, 4 इंटू 10 40 और 5 इंटू 5 25। इन सबको जोड़ के क्या आएगा आपका, देखो डिवाइड बाय समेशन एफ आई जो ऑलरेडी गिवन है 200। ये पूरा 1.46 है। अब इसे हल करो, ये पूरी वैल्यू आ गई आपकी 152। अब इन दोनों समीकरण को हल करेंगे, आपको आपका F1 और F2 आ जाएगा। यही आपसे पूछा है। अब इसका करते हैं खंड ख। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है आज का, और ये बहुत थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी लगेगा आपको। देखो इसमें क्या बोला है आपको, समबाहु। समबाहु यानी इक्विलेटरल ट्राइंगल होता है, उसका A B C तीनों गिवन है और BC भुजा पर एक बिंदु D है, यानी D BC पर है। और क्या बोला है कि ये क्या कर रहा है, इस BC को 3:1 में ब्रेक कर रहा है, यानी BD ये ऑलरेडी गिवन है। BD BC का 1/3 है। लेकिन ये जरूरी नहीं है कि इसको डिवाइड करे या ये परपेंडिकुलर हो, है ना। हमें प्रूफ क्या करना है, 9AD स्क्वायर इक्वल टू 7AB स्क्वायर। तो ये परपेंडिकुलर नहीं है, हम अपनी तरफ से एक परपेंडिकुलर E बनाते हैं। ठीक है, और इक्विलेटरल पे अगर परपेंडिकुलर बनता है ना तो ये साइड्स बराबर हो जाती है, यानी BE बराबर EC होगा। अब 90 डिग्री ट्राइंगल क्योंकि बन रहा है, अब दोनों ट्राइंगल, एक बार ये छोटा वाला ट्राइंगल एक बार बड़ा वाला ट्राइंगल लेके पाइथागोरस दोनों पे लगाना है। तो पहले ट्राइंगल AEB पर अगर लगाएंगे, AE स्क्वायर प्लस BE स्क्वायर आ जाएगा आपका AB स्क्वायर, और दूसरा ट्राइंगल आपका है AED, इसमें आ जाएगा AE स्क्वायर प्लस DE स्क्वायर बराबर AD स्क्वायर। और AE दोनों में कॉमन है, तो आप AE की वैल्यू नीचे से ऊपर रख दो। AE स्क्वायर क्या आया, AE स्क्वायर आया AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर, ये आप ऊपर वाले समीकरण या इक्वेशन में रख दो। तो यहां से आपका AB स्क्वायर किसके बराबर था, AE स्क्वायर BE स्क्वायर। तो BE स्क्वायर तो बच गया और AE स्क्वायर की वैल्यू नीचे से रखनी है, यानी AD स्क्वायर माइनस DE स्क्वायर। BE तो BC का हाफ था, वो रख दो, है ना। BE और EC बराबर है, यानी BE, और हमें क्या पता है BE प्लस EC तो BC देगा, और ये दोनों बराबर हैं तो इसको 2BE BC कर सकते हैं। तो BE की वैल्यू आ गई BC बटे 2, वो रख दो। तो ये हो गया BC बटे 2 का स्क्वायर। और AD हमें चाहिए, तो AD को हम नहीं
हिलाएंगे। अब इस DE का मान हमें कैसे मिलेगा, तो यहाँ पे हम करके देखते हैं। BE एक्चुअल में क्या है, BC/2, BC/2 है और BE को मैं लिख सकती हूँ BD प्लस DE, जहां पर BD क्या है, BC/3 दिया हुआ ऑलरेडी क्वेश्चन में। तो ये हम यहाँ से DE निकाल लेंगे, DE आ जाएगा हमारा BC/2 माइनस BC/3। एलसीएम ले लिया, ये हो गया BC/6, तो ये वैल्यू DE की यहाँ रख देंगे, तो ये हो गया BC/6 का स्क्वायर। अब बस सबको सॉल्व कर देंगे। अच्छा देखो ये AB है और अब हमें क्या चाहिए, हमें तो AB चाहिए ना हर जगह, तो BC क्योंकि इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो AB AC BC तीनों बराबर होगा, तो BC की जगह भी AB रख दिया। सबको एक तरफ ले गए तो AB स्क्वायर कॉमन लोगे तो अंदर क्या बचा, 1 माइनस 9/36 प्लस 1/36 इक्वल टू AD स्क्वायर। अब यहाँ AB स्क्वायर है, अंदर देखो एलसीएम 36 लिया तो 36 माइनस 9 प्लस 1, ये हो गया AD स्क्वायर। तो 36 और 1 37 में से 9 गए, 28 आया, तो AB स्क्वायर ऊपर 28 है और यहाँ आ गया 36 AD स्क्वायर। 4 9 जा 4 7 जा 9 AD स्क्वायर 7 AB स्क्वायर, और यही तो लाना था। हेंस प्रूव्ड। थोड़ा सा ट्रिकी है लेकिन उतना मुश्किल नहीं है, अगर आप प्रैक्टिस करोगे तो हो जाएगा। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप आपको ये सेशन यूजफुल लगा हो। अगर लगा है तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब मैथ्स पोल। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।